नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विज्ञान का टॉपिक है, उसमें फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायोलॉजी आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि वन बाय वन सारे जो फिजिक्स में कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिनसे प्रश्न लास्ट ईयर पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कौन कौन से कंसेप्ट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज हम फिजिक्स को लेंगे, इसके बाद आई थिंक एक या दो सेशन इसमें जाएगा फिजिक्स में, उसके बाद फिर केमिस्ट्री एंड उसके बाद फिर बायोलॉजी, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को पूरा वन बाय वन करते रहेंगे हम। तो देखिए, फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, खास तौर पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए या आरओ के लिए, तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, जिसको कि भौतिक राशियां और मापन कहते हैं, उसके बाद फिर यांत्रिकी है, मैकेनिक्स है, उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, फिर वेव्स है, साउंड है, ऑप्टिक्स है, और इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 8 टॉपिक ऐसे हैं फिजिक्स के जो कि लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन, जैसे कि पहले टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने यहाँ पे रख दी हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। देखिए, फिजिक्स में क्या है ना कि आपसे कोई डिफिनीशन नहीं पूछी जानी है, कि ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी आप डिफिनीशन बताओ और उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, इस तरह से मतलब डिफिनीशन आपसे कोई भी नहीं पूछी जाती है। पूछा सिर्फ ये जाता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, वो तो ओनली एप्लीकेशन पे हमें यहाँ पे फोकस करना है, बाकी ज़्यादा कंसेप्ट में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको कंसेप्ट भी बताता रहूँगा। इतनी सारी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से करना है कि जो रिलेटेड उसके एप्लीकेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरे फिजिक्स में यही करना है हमें। जैसे मान लिया यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, या स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, इनका जो छोटा मोटा डेफिनेशन है वो आपने खैर अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको उनका सिर्फ एक एप्लीकेशन देखना है कि क्या है वो। या लीवर है, लीवर में क्या क्या होता है। अब जो प्रथम श्रेणी का या द्वितीय श्रेणी का या तृतीय श्रेणी का लीवर होता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों से प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं परीक्षाओं में। या न्यूटन्स लॉ है, अब आप जानते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉ है। तो लॉ के बारे में तो कभी नहीं पूछा जाता। हाँ, जो फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है वो क्या है, सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है वो क्या है, थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। वो सारे जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, और इनके बारे में जो एप्लीकेशन है, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। कि फिजिक्स में ये सारे जो आपके टॉपिक्स होंगे, इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से बेहतर पकड़ हो जाएगी। और मैं कंसेप्ट डिस्कस करते समय ये भी आपको बताता रहूँगा कि ये प्रश्न पूछा गया है, पहले इस साल पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आया है, या यूपी ट्रिपल एससी में आया है, या बीपीएससी में आया है। वो सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट करता रहूँगा, जिससे आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस का पता लगता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे। तो सबसे पहला इसमें जो है भौतिक राशियाँ और मापन। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट है, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो पढ़नी है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीशन आपको अगर आपको जाननी है तो फिर आप एनसीईआरटी या फिर और सारी चीज़ों को कर लीजिए, हम यहाँ पे इतना बड़ा इसको खींचना नहीं चाहते। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार प्रश्न दे दिए जाते हैं कि अब आयतन है, तो आयतन क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशियां और सदिश राशियां। मैं इंग्लिश से इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। वैसे इतनी इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ओ सॉरी, तो ये है सदिश राशि। ठीक है, तो अदिश राशियां और सदिश राशियां। अब सिंपल से इनके हम डेफिनेशन पर नहीं जाना चाहेंगे। देखिए, अदिश राशियों की अगर आप देखें कि कौन कौन से होती है, तो सिंपल है, द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है, आयतन है, कार्य है, शक्ति है, ये सारे हैं। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो जैसे कि विस्थापन है, बल है, संवेग है, ये सारे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जितने भी हमने आपको बताए हैं, ये बीपीएससी में या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पहले के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते रहे हैं, अदिश और सदिश राशियां। इसके बाद अगर नेक्स्ट आप इसमें देखें तो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब होता है जो मापन की इकाइयाँ होती है। तो मापन की इकाइयाँ दो टाइप की होती हैं, एक तो फंडामेंटल होती हैं और दूसरी क्या होती हैं, डिराइव्ड होती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट मतलब ये होते हैं कि जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। और जो दो तीन जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर निकाले जाते हैं, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, जैसे कि न्यूटन है या फिर जूल है, ये क्या है, ये सब डिराइव्ड है, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जैसे कि बल है, F बराबर m इंटू ए, तो ये दो यूनिट से मिलकर इनको निकाला गया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डिराइव्ड। और फंडामेंटल जो जैसे कि मीटर है, सेकंड है, ये सारे हैं, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ये क्या है, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, अब इसमें इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको जो मिलेगी वो है महत्वपूर्ण मात्रक और इकाइयाँ।
अब यहाँ से आपके पूरे प्रश्न पूछने शुरू होते हैं, बेसिक लेवल के जो प्रश्न हैं, जो कि छोटे-छोटे प्रश्न के रूप में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें जैसे कि मान लिया फुट है, तो एफपीएस पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक क्या होता है? फुट होता है। 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। या फिर अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.304 मीटर होता है। देखिए, बहुत ही बेसिक कांसेप्ट है, लेकिन परीक्षा में आ जाते हैं तो दिमाग घूम जाता है, ठीक है? इसलिए मैं इनको बेसिक चीज़ों पे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का पूरा और जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं, ये पूरे आपको मिल जाएँगे, ठीक है? इसके बाद इंच है, तो इंच को भी आप ऐसे ही थोड़ा-सा अनदर यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं या कितने इंच होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रोन क्या होता है? तो माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन कहा जाता है। म्यू से इसको डिराइव किया जाता है और 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर होता है। ये यूनिट है, याद रखिएगा। इसके बाद एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? तो वो होता है 10 की पावर 10 मीटर के। खगोलीय इकाई, एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था इनको मैच करने के लिए आपस में कि खगोलीय इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष कितना होता है और पारसेक क्या होता है, बैरल क्या होता है, मोल क्या होता है, डाप्सन यूनिट है, क्यूसेक है। ये सब प्रश्न लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है? जैसे कि प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है, तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? तो वो 9.46 इंटू 10 की पावर सॉरी 15 मीटर होता है, माइनस नहीं होता है, ठीक है? तो ये लाइट ईयर होता है और लाइट ईयर क्या है? ये दूरी मापने का एक मतलब मात्रक है। ऐसे ही पारसेक है। पारसेक क्या होता है? तो पारसेक मतलब इसका जो प्रयोग किया जाता है वो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, पारसेक, ठीक है? तो इसका अगर वो देखें आप तो कितना होता है? तो वो होता है 3.262 लाइट ईयर। 1 पारसेक बराबर 3.262 लाइट ईयर होता है। और अब बैरल है, आप जानते हैं जिसमें कि तेल बिकते हैं, तो बैरल 159 लीटर का होता है 1 बैरल, ठीक है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। मोल मतलब कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं या उनके आयन होते हैं, उनकी संख्या को व्यक्त करना, वो होता है 0.012 किलोग्राम, ठीक है? इसके बाद डॉप्सन यूनिट है। डॉप्सन यूनिट आप जानते हैं कि वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर स्तंभ की उपस्थिति किसी गैस की मात्रा को नापने का या गैस की मात्रा को मापने की एक इकाई है। ये यूपीपीसीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया कि डॉप्सन इकाई क्या है? तो वो गैस की मात्रा को मापने की एक इकाई है। यूपीपीसीएस 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद अगर दूसरा देखें आप तो आपको मिलेगा क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है? तो ये प्रवाह मापने की इकाई होती है। प्रवाह मापने की एक इकाई होती है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप सुनते रहिए, चीज़ें थोड़ा-सा रिकॉल करते रहिए, वो सही होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक फीट पर सेकंड कहा जाता है, क्यूसेक को ही, ठीक है? बार है, तो ये दबाव मापने का एक यंत्र है। जूल सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है जूल में, ठीक है? तो जूल क्या है? ये कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत पालिएगा इसके बारे में कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? ये होता है जूल। थर्म है, तो ये ऊष्मा का मात्रक होता है, THM से इसको व्यक्त किया जाता है। कूलाम है, तो विद्युत आवेश का मात्रक है। वोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध को व्यक्त करने का एक मात्रक है, तो उसको ओम कहते हैं। इसके बाद वाट है, तो वाट शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट ही होता है, ठीक है? इसी को जूल प्रति सेकंड कहा जाता है। मेगावाट आप जानते हैं कि जो विद्युत केंद्र होते हैं वहाँ से उत्पादित बिजली को मापने की एक यूनिट है। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 10 की पावर 6 वाट होता है, ठीक है? ऐसे ही जो अश्व शक्ति होती है 746 वाट के बराबर होती है। और किलोवाट घंटा, ये भी ऊर्जा की एक इकाई है। और उसमें 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, इसको नोट कर लीजिए। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। इसके बाद इसमें आता है मैक, तो क्या है? अति तीव्र चाल मापने की इकाई है, ठीक है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को क्या कहा जाता है? 1 मैक कहा जाता है। अब जो ध्वनि की चाल है वो 1 मैक से अधिक है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सुपरसोनिक। और 5 मैक से अगर अधिक है चाल तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइपरसोनिक कहा जाएगा। दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, सॉरी। इसके बाद फिर सोनार है, यहाँ पे ही इसको नोट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, सोनार, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये जो यूज़ करती है किस? तो ये पराश्रव्य तरंगों का यूज़ करती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? खास तौर पे समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है एक नॉट, KNOT इसको कहा जाता है, जो कि क्या है? समुद्री जहाज की गति मापने की एक इकाई है, ठीक है? समुद्री
नॉट जो है ये समुद्री जहाज की गति मापने की एक इकाई है। इसके बाद इसमें आता है रडार, RADAR, जिसको क्या कहते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये किसका यूज करता है, ये सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करता है। दोनों का याद रखिएगा, रेडार सूक्ष्म तरंगों का और सोनार किसका, पराश्रव्य तरंगों का। रिक्टर के बारे में आप जानते हैं, भूकंपीय तरंगों को मापने की एक इकाई है। इसके बाद है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें ऑडियोमीटर क्या होता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ओडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी के लिए, बीपीएससी में भी पूछा गया था ये। अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई मापने के लिए, या हिप्सोमीटर भी ऊंचाई मापने के लिए होता है। ऑक्सेनोमीटर मतलब पौधों की वृद्धि मापने के लिए। तो इसकी एक पूरी समरी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डिटेल में कर देंगे, कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो लास्ट ईयर पूछी गई हैं, वो आप उनको अच्छी तरीके से याद कर सकें। ठीक है, तो ये जो है पहले चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जो जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, अगर आपको कुछ और भी इसके बारे में पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़िए, अच्छी तरीके से उसको रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे अपने आते हैं, जो कि है मैकेनिक्स, जो कि क्या है, यांत्रिकी है। अब देखिए इसमें आपको डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन, इनके सबके मतलब डिफरेंस आपको पता क्या कहते हैं, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो किसी वस्तु का वेग समय के साथ क्या होगा, जाहिर सी बात है चेंज होता रहेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, उस वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा, एक्सेलरेशन कहा जाएगा। ऐसे ही फिर डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट की। देखिए ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि कंसेप्ट को समझने के लिए, इनके एप्लीकेशन को याद रखने के लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्या, सरल मशीन, यानी जिसको सिंपल मशीन हम कहते हैं। तो सिंपल मशीन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है उत्तोलक। और उत्तोलक में क्या क्या होता है, तो उत्तोलक में होता है आलंब, आयास और भार। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर की सहायता से, ये है आलंब आपका, भार ऐसे होगा और आयास ऐसे होगा। इसी के हिसाब से उत्तोलक को 3 भागों में, यानी 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ये एक बार प्रश्न पूछा गया। अब प्रथम श्रेणी में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आलंब जो है भार और शक्ति यानी आयास के बीच में होता है। ये बीच में होगा, आलंब बीच में होगा। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होंगे, उसमें भार जो है बीच में होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। बाकी जो और दोनों होंगे, क्या बचेगा, आलंब और शक्ति या आयास। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और उसके बाद तृतीय श्रेणी में क्या होगा, शक्ति किसके किसके बीच में होगा, ये बीच में होगा, और आलंब और भार के ये बीच में होता है। ठीक है, अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के कुछ एग्जाम्पल आपको ये पूछे जाते हैं, कि मतलब यहाँ से उदाहरण क्या है, कि प्रथम श्रेणी का है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होगा, तो उसमें कैंची आ जाएगा। सिंडासी जो होता है, या सणसी जिसको हम कहते हैं, वो है। ठीक है, झूला है, हैंड पंप है, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगर ऐसे ही आप सेकंड जो श्रेणी है लीवर की, उसमें जो कि भार जहाँ पे बीच में होता है, तो उसमें अब आप सरौता जानते हैं, जिससे सुपारी काटी जाती है, सरौता हो गया। और मतलब ठेला गाड़ी जो है, नींबू जिससे निचोड़ा जाता है, वो मशीन, वो सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। ऐसे ही तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, जिसमें कि जो शक्ति होता है या आयास होता है, जो वो बीच में होता है, तो उसका जो उदाहरण है वो स्टेपलर है, सिंपल सा। तो स्टेपलर है, चिमटा है, और हाथ जो होता है, हमारा हाथ, ये सब क्या है, ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब ये किस श्रेणी का उत्तोलक है, आप बताइए हमें। तो इस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से थोड़ा समझिएगा, अच्छी तरीके से इनको याद रखिएगा। उत्तोलक क्या होता है, ये इससे डिसाइड होता है, 3 इसके पार्ट होते हैं, और इसी के हिसाब से 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बेसिक कंसेप्ट है, लगभग सभी लोग इसको जानते हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो पहला नियम आप जानते होंगे, दूसरा नियम भी आपको पता होगा, और तीसरा नियम भी पता होगा। हमारे काम का क्या है इसमें, हमारे काम का सिर्फ ये है कि जो पहले नियम के एप्लीकेशन है वो क्या है, दूसरे नियम की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, और तीसरे नियम की जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जो जड़त्व का नियम है, उसके कुछ एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है, कि चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को क्या होता है, थोड़ी दूर आगे तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। तो ये किसका एप्लीकेशन होगा, तो ये न्यूटन के जो प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम है, उसका एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन आप इसका सुनिए, कि चलती गाड़ी में अगर अचानक ब्रेक लग जाता है, तो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति क्या होता है, आगे झुक जाता है। ठीक है, और स्थिर गाड़ी के एकाएक चलने पर व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो जाहिर सी बात है पीछे की ओर झटका ले जाता है। तो ये भी जो है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया का जो नियम है, उसका एप्लीकेशन है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। तीसरा अगर आप इसमें देखें, तो मान लिया तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर क्या होगा, उसमें बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा के विपरीत जाता है। ठीक है, तो ये भी एप्लीकेशन जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, उसका होगा। चौथा अगर एप्लीकेशन आप देखें,
कि पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर क्या होगा, उसमें अगर जो फल लगे हैं वो टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। तो ये भी जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का उदाहरण है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें से पूछी जाती हैं। फर्स्ट लॉ के बारे में नहीं पूछा जाता कभी कि फर्स्ट लॉ क्या है क्या नहीं है। तो एप्लीकेशन आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको चारों बताए, चारों आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए। मान लिया परीक्षा में आएगा तो उसको आप अच्छी तरीके से याद करके कोट कर दीजिएगा। इसके बाद जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो वो सेकंड लॉ के एप्लीकेशन क्या क्या है, सेकंड लॉ क्या है वो आपको पता होगा। तो देखिए, मान लिया क्रिकेट के खेल में जो क्षेत्र रक्षक जो या जो फील्डर होता है, वो जब तेजी से गेंद उसके पास आती है और कैच करता है तो क्या करता है, अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर ले लेता है। तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है। अगर इसका दूसरा एप्लीकेशन देखें तो जो गाड़ियों में लगने वाले झटके होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, गाड़ियों में स्प्रिंग लगाई जाती है या शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, है ना, या सस्पेंसर आजकल लगाए जाते हैं। तो वो भी सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है। तीसरा क्या है कि अगर दो हल्की और भारी गेंदें एक समान वेग से गतिशील हैं तो हल्की गेंद को क्या होगा, कैच करना आसान होगा। ये भी सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐसे ही न्यूटन के थर्ड लॉ की एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कि भाई वो क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ है। तो बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण वही एक्शन रिएक्शन का लॉ है। इसका दूसरा एप्लीकेशन देखें तो वही रॉकेट वाला है कि रॉकेट की गति उससे निकलने वाले जो तीव्र गैसीय निकास होते हैं उससे डिसाइड होती है कि वो कितना तेज चलेगा। तीसरा एप्लीकेशन इसका अगर आप देखें तो नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू को क्या करना पड़ता है, जल को पीछे की ओर ढकेलना पड़ता है, तब नाव आगे बढ़ती है। तो ये भी एक्शन रिएक्शन लॉ का एक एप्लीकेशन है। चौथा अगर आप इसमें देखें तो जो हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वो भी क्या है, वो भी एक एक्शन रिएक्शन लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो न्यूटन के जो लॉ हैं उनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड के, वो सारी चीज़ें आपको हमने यहाँ पे बताई। इनको याद रखिएगा, यही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं जो परीक्षाओं में है। इसके बाद फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इसके भी एप्लीकेशन आप देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी जिसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। तो जो रॉकेट प्रणोदन है, यानी रॉकेट का उड़ना क्या है, वही संवेग संरक्षण का नियम है, इस पे लागू होता है। ये सारी चीजें हैं इसमें। इसके बाद इसी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ही दो बल आते हैं। इनसे प्रश्न पूछे गए, इनके एप्लीकेशन से प्रश्न पूछे गए हैं। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन बताता हूं कि अभिकेंद्रीय बल का एप्लीकेशन क्या है। देखिए, पहला इसका एप्लीकेशन है कि जब कोई कार सड़क के मोड़ से मुड़ती है तो मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उसको कहां से मिलता है, तो टायरों और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन सुनिए कि ग्रहों को सूर्य के परिक्रमण के लिए और उपग्रहों को ग्रहों के परिक्रमण के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही जो तीसरा इसका एग्जाम्पल है कि जो परमाणु के नाभिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उसमें चारों ओर घूमते रहते हैं, तो वो भी जो एक अभिकेंद्रीय बल होता है वो विद्युत आकर्षण बल से उसको प्राप्त होता है। तो इस तरह से अभिकेंद्रीय बल के कुछ पर्टिकुलर उदाहरण थे। इसके बाद अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो इससे भी एप्लीकेशन के बारे में कई बार पूछा गया है कि अपकेंद्रीय बल के बारे में। तो मान लिया यदि कोई व्यक्ति है वो किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित है, जैसे कि मान लिया झूला है, झूले पे झूल रहा है वो, और वो बाहर की ओर एक मतलब बल का अनुभव करेगा। ठीक है, आप झूले पे झूलें तो आपको लगेगा कि हाँ, जितना झूला नीचे की तरफ जा रहा है उतना ही ऊपर की तरफ उठता है। तो ये भी एप्लीकेशन है किसका, ये अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। ठीक है, और जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। इसकी इंग्लिश भी लिखते रहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स, और ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये जो है ये सब एप्लीकेशन है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के। ठीक है, अब जैसे एक अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है कि दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है या फिर वॉशिंग मशीन है, ये सब क्या है, ये सब अपकेंद्रीय बल के ऊपर काम करती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो वॉशिंग मशीन है वो किस फोर्स के ऊपर काम करती है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद फिर इसमें जो आता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है या प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। तो वो आप जानते होंगे कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट लिख देते हैं कि कण को अधिकतम जो परास होगा यानी प्रोजेक्ट होगा, कण को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए कितना डिग्री पे फेंका जाना चाहिए, 45 डिग्री पे।
ठीक है, तो 45 डिग्री पे उसको फेंका जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सही होंगी। और अगर आप ये देखें कि जो प्रोजेक्ट की हाइट होती है, यानी जो प्रोजेक्टाइल की हाइट होती है, तो वो होती है कि कण के द्वारा प्राप्त की जाने वाली उच्चतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप की ऊंचाई कहा जाता है। और ये अधिकतम कब होगी? जब जाहिर सी बात है, जब 90 डिग्री पे यहाँ पे आएगा, तो इसी को अधिकतम कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन और सारी चीज़ों से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण। ठीक है, घर्षण क्या होता है वो डेफिनेशन आपको सब पता होगी। देखिए, घर्षण बल जो होता है वो बल की दिशा सदैव वस्तु के विपरीत होती है। यहाँ पे इसको आप नोट कर दीजिए कि घर्षण बल की दिशा वस्तु के क्या होगी? वस्तु के ऑलवेज विपरीत होगी, वस्तु के विपरीत होगी। ठीक है, अब दो टाइप का घर्षण होता है, एक तो स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक का मतलब स्थैतिक घर्षण बल, और दूसरा जो होता है यानी गतिक घर्षण बल। ठीक है, तो एक बार इसमें प्रश्न पूछा गया था कि मतलब सबसे ज़्यादा घर्षण बल कौन सा लगेगा, या सर्पी घर्षण बल होगा, या फिर स्थैतिक जो मतलब फ्रिक्शन होगा, या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन होगा। इस तरह से मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम करके प्रश्न पूछा गया है एक बार इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो होता है कि किसी सतह पर स्थित अवस्था में रखी वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। ऐसे ही एक लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स होता है, यानी सीमांत घर्षण बल। ठीक है, सीमांत घर्षण बल का मतलब ये हुआ कि किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाने के लिए जैसे जैसे उस पर हम बल का मान बढ़ाते जाते हैं, तो स्थैतिक घर्षण बल का मान यहाँ पे बढ़ता जाता है। और जो गतिक घर्षण बल होता है, तो गतिमान वस्तु के संपर्क में जो सतह होती है उसके बीच में जो बल लगता है उसको क्या कहा जाता है? उसको डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। सर्पी घर्षण बल का मतलब यानी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही है तो वो सर्पी घर्षण बल होगा। ये आप एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए। तो देखिए, लोटनिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल, इसका मान जो होगा ये गतिक घर्षण बल से कम होगा, गतिक घर्षण बल। और इसके बाद इससे ज़्यादा होगा सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। और जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा? वो स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल, ये आप याद रखिएगा, ये एक बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यानी सबसे जो कम होगा वो लोटनिक होगा, और सबसे ज़्यादा जो होगा वो स्थैतिक घर्षण बल होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन के उपयोग हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए, सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होगा अगर, तो क्या होगा? गाड़ियों के पहिए क्या हो जाएंगे? स्लिप करने लगेंगे, है ना। और चिकनी सतह पर घर्षण कम होने के कारण, अगर मान लिया कोई बहुत ज़्यादा चिकनी सतह है, उस पर चलने में क्या होगी? दिक्कत होगी अगर घर्षण बल ज़्यादा नहीं होगा। इसी वजह से जो पूछे जाने वाले फैक्ट हैं वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। क्या है? बर्फ़ पर चलना क्या होता है? कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे घर्षण नगण्य होता है या कम होता है बहुत ज़्यादा। ऐसे कीचड़ में जो गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ये भी घर्षण बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से वहाँ पे फंस जाती हैं। सड़क पर तेल आदि ये सारी चीज़ें अगर फैल जाएंगी तो क्या होगी? साइकिल है या मोटरसाइकिल, ये सब स्लिप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके यूजेज हैं जो आपने यहाँ पे अभी देखे। इसके बाद हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। केपलर लॉ इसमें आता है। तो केपलर लॉ तीन टाइप के हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है, लॉ ऑफ एरियल स्पीड होता है, और लॉ ऑफ पीरियड्स होता है। तीनों के नियम के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा। ये तीनों के नियम के बारे में खैर कभी नहीं पूछा जाता है, हाँ इनके एप्लीकेशन से ज़रूर पूछा जाता है कि हाँ, द्वितीय नियम के बारे में एक बार पूछा गया है कि जो लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी है, इसमें कहा गया है कि ये किस पे आधारित है? तो ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर ये आधारित है। ठीक है, लॉ ऑफ एरियल स्पीड यानी जो केपलर का सेकेंड लॉ है। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक तो मास है, एक तो वेट है। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मास क्या होता है और जो भार होता है वो क्या होता है। मास के बारे में एक बार प्रश्न यूपी पीसीएस 2017 में ही पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, द्रव्यमान, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, और इसको हिंदी में कहते हैं भार। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है कि जो द्रव्यमान होता है वो किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप होता है, यानी किसी भी वस्तु का जड़त्व जितना होगा उतना ही उसका द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, ये बदलता नहीं है। मतलब कहने का ये कि पृथ्वी पर अगर जो उसका किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो चंद्रमा पर भी वही होगा।
अब भार इसके टोटल अपोजिट है। भार का मतलब ये होता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जितने वेग से आकर्षित करती है या जितने वेट से आकर्षित करती है वो उसका भार होता है, ठीक है। और ये जो है हमेशा नीचे की तरफ लगता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक सदिश राशि होगा, ठीक है। इसी हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो यानी वस्तु का जो वेट होता है वो मास और गुरुत्वीय त्वरण इन दोनों पार्ट पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ यही पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, बाकी डिफिनीशन छोटी मोटी नहीं पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि वस्तु का चंद्रमा पर भार। अब यहाँ से जो मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, पृथ्वी की ओर नहीं, चंद्रमा की ओर जो आकर्षित करता है वो उसका वहाँ पे भार होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी से कम है, आप जानते हैं, और इसी कारण से चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। अब अगर हम देखें कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है, 1/6 भाग है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 10 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1/6 वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक कुछ चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, देखिए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो 1 सेकेंड में उसके जो वेग में परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं क्या, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ये छोटी सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और एक यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट जो पूछे जाने वाली कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अगर मान लिया समान ऊंचाई से अलग अलग भार के 2-3 वस्तुएं गिराई जाएं और यहाँ पे अगर वायुमंडल का जो फ्रिक्शन है वो नगण्य कर दिया जाए तो तीनों चीज़ें एक साथ पहुँचेंगी, क्लियर। अगर वायुमंडल की उपस्थिति होगी तो जो भारी होगा वो सबसे पहले पूछेगा। ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर मान लिया लकड़ी है, लोहा है और मोम है, इसको समान आकार के टुकड़े बना के पृथ्वी पर मतलब ऊंचाई से गिराया जाता है तो आदर्श परिस्थिति में तो सब साथ पहुँचेंगे, लेकिन अगर वायुमंडल की उपस्थिति होगी तो जो सबसे भारी होगा वो सबसे पहले पूछेगा। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे लिख लीजिए आप कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है और ये मान जो है समुद्र तल पर 45 डिग्री अक्षांश पर होता है, समुद्र तल पर, ठीक है। क्योंकि आप पोल पे जाओगे या इक्वेटर पे जाओगे तो जी का मान जो होगा वो घटता बढ़ता रहता है, ये आप याद रखिएगा, प्रश्न इससे भी पूछा गया है। तो जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होगा, सबसे कम होगा, और पोल पे यानी ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका कारण, अब कारण के लिए वही है, शेप ऑफ अर्थ क्या है, इस तरह से ये सारे इसके रीजन हैं। इसके बाद हम आते हैं जो सरल आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन के बारे में देखते हैं कि जो सरल आवर्त गति होती है वो क्या होती है, उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, ठीक है। देखिए सरल आवर्त गति आप जानते हैं कि मान लिया ये एक बेस है और यहाँ पे कोई झूला झूल रहा है, और तो ये क्या होगा, उसकी एक्सट्रीम पॉइंट होगा, यानी हिंदी में कहें तो इसका चरम बिंदु है ये, और ये मध्यमान स्थित है। इन्हीं दो के बारे में हमको एनालिसिस करना पड़ता है कि जो वेग होगा वो कितना होगा, चरम बिंदु पर त्वरण क्या होगा, मध्यमान बिंदु पर त्वरण क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखिए चरम बिंदु पे त्वरण जो होगा वो अधिकतम होगा और मध्यमान बिंदु पे क्या होगा, त्वरण 0 होगा, ठीक है। वेग की बात करें, अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे वेग क्या होगा, वेग यहाँ पे 0 होगा, और मध्यमान स्थिति में वेग क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 होगी और यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम होगी। स्थितिज ऊर्जा की बात यहाँ पे करें तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे अधिकतम होगी और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। तो ये 3-4 पॉइंट है, इनको याद रखिएगा, जो पीरियोडिक मोशन के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसी में वर्क, एनर्जी एंड पावर यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति, छोटा सा टॉपिक है, इसमें 2-3 चीज़ें आपको जाननी चाहिए। एक तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं 12 mv² होता है
और जो स्थितिज ऊर्जा होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होता है mgh। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे हो गए। और इसी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, उससे एक मतलब फॉर्मूला निकल के आता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, एक यांत्रिक ऊर्जा ही होगा, ये कहने का मतलब ये है। इसके बाद फिर जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा में तो विद्युत बल्ब है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत सेल है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा डायनमो है, इस तरह से ये सारे प्रश्न हैं। तो इसका जो एक पिक होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो महत्वपूर्ण है कि ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो इंजन बदलता है। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो एक स्पीकर जो होता है वो क्या करता है, वो यही करता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है ना। डायनमो के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तभी चीज़ें चलती हैं उससे। ठीक है, तो ये ऊर्जा का रूपांतरण है, इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस तरह से पूछी जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यों के यांत्रिक गुण। अब द्रव्य जानते हैं आप 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। खैर 5 टाइप के होते हैं, बोस, आइंस्टीन और ये सारी चीज़ें हैं, प्लाज्मा, तो वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इतना ही देखिए, बाकी उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें है इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता। यहाँ पे जो पूछी जाने वाली चीज़ें हैं वो मतलब यही पूछी गई कि एक बार बीपीएससी में पूछा गया कि प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। 2 टाइप का होता है, प्रतिबल है और विकृति है। ठीक है, तो प्रतिबल जो होता है इसका मात्रक होता है F/A, इसकी फार्मूला होता है, और मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। ऐसे ही विकृति है, तो विकृति क्या है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता, तो नो यूनिट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ पूछी जाती है। प्रत्यास्थता का मतलब ये है कि भाई किसी भी चीज़ को खींच दो आप, और जितनी तेज़ी से वो अपनी कांस्टेंट स्पीड में आ जाती है, यानी उसी स्थिति में आ जाती है, उसी को उसका कहा जाता है कि ये इलास्टिसिटी इसका एक कारक है, यानी ये प्रत्यास्थता है वो। अब जो प्रत्यास्थता होती है वो यंग मॉड्यूलस के मामले में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो तन्य पदार्थ कौन सा है और सबसे कम तन्य पदार्थ, यानी मतलब खींचने पर कौन सा सबसे बड़ा हो रहा है और सबसे ज़्यादा टफ कौन सा है जिसको खींचा ही नहीं जा सकता। तो सबसे जो तन्य पदार्थ है वो है रबर, यानी सबसे ज़्यादा इसको खींचा जा सकता है। और इसके बाद फिर नायलॉन है, लकड़ी है, अस्थि है, और सबसे अगर टाइट देखें आप तो आपको मिलेगा कार्बाइन, और इससे पहले आपको मिलेगा हीरा, यानी हीरा सबसे टफ है, उसके बाद सबसे जो टफेस्ट है वो क्या है, वो कार्बाइन है। ये याद रखिएगा, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद लिक्विड और गैस को फ्लूइड कहते हैं हम, और फ्लूइड में ये एक कंसेप्ट आता है अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल का मतलब ये होता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, और इन्हीं अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतर आणविक बल। अब ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है ससंजक बल, दूसरा होता है आसंजक बल, कोहेसिव और एडिसिव। ठीक है, तो ससंजक बल के बारे में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है, मान लिया एक पदार्थ है कि कोई भी है या दूध है, तो इसके बीच जो बल कार्य करेगा उसको तो हम कहेंगे ससंजक बल। और जब डिफरेंट टाइप के पदार्थ के जो अणु आपस में मिलकर एक दूसरे पर कार्य करेंगे उसको हम कहते हैं आसंजक बल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि दैनिक जीवन में ससंजक बल का अनुप्रयोग क्या है और दैनिक जीवन में असंजक बल का अनुप्रयोग क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको सुन लीजिए। देखिए, ससंजक बलों के कारण ही किसी द्रव की बूंदें संपर्क में आते ही मिल जाती हैं, और वो क्या करती हैं, वो एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। दूसरी चीज़, जो अगर आप देखें कि जल से जो भीगी हुई 2 प्लेट हैं उनको अलग करने के लिए क्या होता है, मतलब जल्दी वो अलग नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एक सेम टाइप का फोर्स काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है कि वेल्डिंग में धातुओं को मशीन के द्वारा इतना ज़्यादा दबाया जाता है कि वो आपस में आके चिपक जाती हैं, इसी को हम कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। हॉट वेल्डिंग के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आसंजक बल के अनुप्रयोग के बारे में देखें तो किसी वस्तु, बर्तन आदि का जल से भीगा जाना जो होता है उसी को हम कहते हैं एडिसिव फोर्स या आसंजक बल। और इसके बाद एक अनदर एग्जांपल है कि ब्लैक बोर्ड या चाक से जो कण होते हैं तो आसंजक बल के कारण ही वो लिखना संभव होता है। मतलब जैसे मान लिया ब्लैक बोर्ड पे आप चाक से कुछ लिख रहे हैं तो वो आसंजक बल के कारण ही वहाँ पे जाके वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर बेसिक एप्लीकेशंस थे ससंजक बल और आसंजक बल के। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है।
हम इसके डायरेक्ट अनुप्रयोग को देखते हैं या इसके एप्लीकेशन को देखते हैं कि जो क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि लास्ट ईयर प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। देखिए, साबुन या डिटर्जेंट जल में मिला देने से जल का क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो साबुन का घोल जो है कपड़ों के उन छोटे छोटे छिद्रों में भी जाके वहाँ सफाई करता है जहाँ पे जो प्योर वाटर होता है वो नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन है इसका। और जो छिड़काव, अगर मान लिया कोई चीज़ से आप छिड़काव करो तो या फुहारा जैसे लगाओ तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो छोटा सा होता है वो ठंडा हो जाता है। अब गर्म सूप का जो पृष्ठ तनाव क्या होता है वो कम होता है। ठीक है, और इसी कम होने के कारण ही जीभ के अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है। अतः जो मतलब गर्म सूप होता है वो ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है हमें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे सरफेस टेंशन के। इसके बाद है फिर कैपिलैरिटी या केशिकत्व। तो इसके बारे में भी जो इसका मतलब कारण आप समझिए कि कारण क्या है, तो वही है कि किसी द्रव्य में केश नली के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने के जो इसका कारण होता है वही पृष्ठ तनाव ही होता है। अगर व्यवहारिक इसका उदाहरण देखें तो जो लालटेन होती पहले होती थी, खैर मिट्टी का तेल, उसी के बेसिस पे वो ऊपर तक जाके वहाँ पे जलता है। और दूसरा अगर इसका एप्लीकेशन देखें तो जल से भरी हुई बाल्टी में मतलब अगर छोटा सा तौलिया का टुकड़ा यहाँ पे आप डाल दो तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे इसके केशिकत्व के। ठीक है, इसके बाद जो द्रव में दाब होता है इसमें हम पास्कल के नियम देख लेते हैं। पास्कल के 2 नियम हैं, वो महत्वपूर्ण हैं, हम देख लेते हैं। देखिए, पास्कल के 2 नियम हैं। तो इसमें पहले नियम में उन्होंने यही कहा था कि अगर मान लिया जो गुरुत्वीय प्रभाव उसको नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो दबाव होगा वो समान होगा। और दूसरे नियम में उन्होंने कहा कि किसी पात्र में बंद द्रव के किसी भाग पर जब बाह्य दाब आरोपित होता है तो यह बिना हास के सभी दिशाओं में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी बंट जाता है सभी जगह। ठीक है, अब पास्कल के नियम पे 2-3 चीज़ें आधारित हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये पास्कल के रूल पे आधारित है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट ये इसी पर आधारित है। और हाइड्रोलिक प्रेस भी दाब के या पास्कल के नियम पर ही आधारित है। ठीक है, इसके बाद गलनांक और क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप देखें कि गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि मोम है, घी है। और गर्म करने पर जिनका आयतन घटेगा, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ़ है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद क्वथनांक में मतलब एक ही चीज़ है कि सभी द्रवों का क्वथनांक जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, जैसे कि प्रेशर कुकर में होता है। इसके बाद इसमें एक लास्ट है बर्नौली का जो सिद्धांत है, बर्नौली थियरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो डेफिनेशन है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, ठीक है, तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, अब कुल ऊर्जा में सब आ गया, काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी का जो योग होता है वो हमेशा नियत रहता है। इनके एप्लीकेशन को देखें आप तो क्रिकेट की जो गेंद स्विंग होती है वो इसी कारण से होती है। और हवाई जहाज़ को ऊपर उठाने में बर्नौली के सिद्धांत का यूज होता है। आंधी में जो टीन होती है, मतलब जैसे आंधी आ रही है तो छत की जो टीन होती है उड़ जाती है, वो इसी कारण से। और एटोमाइज़र से जो फुहारा निकलता है वो भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, देखिए हीट क्या होता है, तो मतलब वस्तु का तापमान उसमें निहित आंतरिक ऊर्जा का परिणाम होता है। और इसी जो इंटरनल एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम हीट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन आप सभी को पता होगी। ठीक है, हम आते हैं जो तापमापन होता है, यानी थर्मोमेट्री। अब थर्मोमेट्री कितने टाइप के होते हैं, तो थर्मोमेट्री जो पहला है वो है द्रव तापमापी। द्रव तापमापी में कंसेप्ट ये होता है कि तापमान परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन होता है और इसी से हम उसके टेम्परेचर को मापते हैं। तो 2 टाइप का जो लिक्विड है यूज किया जाता है, एक तो एल्कोहल है, दूसरा पारा है। तो एल्कोहल को जब यूज किया जाता है तो ये -114 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो गलनांक या हिमांक पॉइंट होता है। और पारा जो है वो मानव शरीर का ताप नापने के लिए आप सभी जानते हैं जो थर्मोमीटर यूज होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप उसको फ़ॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। दोनों ही फैक्ट लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कितना होता है सेल्सियस में भी पूछा गया है और फ़ॉरेनहाइट में भी पूछा गया, तो दोनों आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा तापमापी है उसको हम कहते हैं स्थिर आयतन गैस तापमापी, यानी कंस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इसका अगर कंसेप्ट देखें तो वही तापमान में परिवर्तन करने पर स्थिर आयतन
वह गैस के दाब में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को स्थिर आयतन गैस तापमापी कहते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन को लेके, नाइट्रोजन को लेके और हीलियम को लेके अलग अलग टेम्परेचर तक चीज़ों को नापा जाता है। अगर हाइड्रोजन है तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक कवर करेगा। अगर 1500 डिग्री तक का कवर करना है तो आपको उसमें नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। और हीलियम जब होगा तो -200 से लेके -268 डिग्री तक का ये कवर करेगा। 500 डिग्री से ज़्यादा हाइड्रोजन को कवर नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन डिफ्यूज होने लगता है, यानी इसका विसरण होने लगता है। ये भी परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद दूसरा है प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। तो इससे 1000 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है उसको हम मापते हैं। ताप युग्म तापमापी है, तो -200 से लेके 1600 डिग्री तक का टेम्परेचर इस पे हम मापते हैं। इसके बाद है संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी। ये स्टीफन के नियम पे रिलेटेड है, E प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो इससे जो है -800 से लेके 3000 डिग्री तक का टेम्परेचर संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से हम माप सकते हैं। इसके बाद है प्रकाशित उच्च तापमापी, जिससे कि 800 डिग्री से लेके 2700 डिग्री तक का टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो ये कुछ थर्मामीटर हैं जिससे चीज़ों को हम अलग अलग करके, मान लिया कम टेम्परेचर है तो उसके लिए फिर कौन सा थर्मामीटर यूज होगा, या फिर जो हाई टेम्परेचर के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज होगा। ह्यूमन बॉडी के लिए फिर पारा यूज होता है, और पारा जो है वो ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री और 98.6 फ़ारेनहाइट। क्लियर। इसके बाद अब हम देखते हैं ये फार्मूला हमारा, ठीक है। यानी जो ताप मापने के विभिन्न पैमाने हैं, तो ये तो हो गया सेल्सियस, ये हो गया क्या केल्विन, और ये हो गया फ़ारेनहाइट, और ये हो गया रोमर। देखिए सेल्सियस में 100 खाने होते हैं इसलिए इसके अपान 100 आता है। केल्विन में 100 खाने होते हैं इसलिए इसके अपान 100 आता है। फ़ारेनहाइट में 180 खाने होते हैं इसलिए 180 इसका मतलब नीचे आया है। और रोमर में 80 खाने होते हैं, इसी वजह से इसके नीचे 80 आया है। याद करने के लिए आसान होता है। जो मतलब प्रश्न अभी यूपीपीसीएस में पूछा गया था वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को लेकर के इस तरह से पूछा गया था कि ये है और F-32/180, ठीक है। इसी को सॉल्व करके एक अलग, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक फार्मूले में रखना था। मैं आपको बताता हूँ कि वो उसका जो सही आंसर आया था वो क्या था। तो वो आया था फ़ारेनहाइट = 9/5 सेल्सियस अब +32। ये उसका करेक्ट आंसर था जो अभी PCS 24 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए इसके बाद जो थर्मल एक्सपेंशन होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए थर्मल एक्सपेंशन का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने के साथ उसकी विमाओं में वृद्धि होने को ही क्या कहते हैं। विमाओं का मतलब उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, इसमें अगर मतलब चेंजमेंट होने लगता है या एक्सपेंशन होने लगता है तो उसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब थर्मल एक्सपेंशन में अगर आप जाएंगे तो आपको फिर रेखीय प्रसार गुणांक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है और आयतन प्रसार गुणांक है, मतलब तीनों चीज़ें चेंज होंगी तो उस हिसाब से उसको रखा जाता है। और इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है, याद रखिएगा। इसको BPSC में एक बार पूछा गया, α/β/γ कितना होता है 1:2:3। यहाँ अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा जो है वो रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा क्या है जो है वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, और गामा क्या है आयतन प्रसार गुणांक है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा बस। अब यहाँ पे जो थर्मल एक्सपेंशन के कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं, जैसे कि जब कांच की बोतल में वो जो कार्क पहले लगाए थे लकड़ी की, जो मतलब एक ठूंठ जिसको कहते हैं, कांच की बोतल में लगाते थे, तो बोतल की गर्दन को अगर आप थोड़ा सा गर्म कर दें तो वो कांच ऑटोमेटिक निकल जाता है, सामान्यतः नहीं निकलता है। रेलगाड़ी की पटरियों के बीच थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ते हैं, तो वो इसलिए छोड़ते हैं कि अगर जैसे गर्मियों में जो ट्रेन चल रही है तो पटरियाँ हीट होकर अगर एक्सपेंड हो रही हैं तो वो जो खाली जगह उसको वो कवर कर सकें, इस वजह से उसको थोड़ा सा मतलब जगह छोड़ दी जाती है गर्मियों के लिए खास तौर पे। तो ये कुछ थर्मल एक्सपेंशन के उदाहरण हैं, व्यवहारिक उदाहरण है, कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते हैं इनसे, तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। इसके बाद जो जल का विशेष गुण है, अब जल का विशेष गुण क्या होता है। देखिए जब जल ठंडा होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका क्या होता है संकुचन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका क्या होगा संकुचन होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा आयतन इसका घटेगा, जाहिर सी बात है आयतन घटेगा, और क्या बढ़ेगा घनत्व बढ़ेगा। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं समझ में ना आया आपको। अगर किसी भी पदार्थ का संकुचन होगा तो जाहिर सी बात है उसका आयतन घटेगा और उसकी जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन जब 4 डिग्री के नीचे जाता है, मतलब और उसके मतलब ठंडा करना शुरू करते हैं, तो 4 डिग्री के जब नीचे जाता है तो उसका जो आयतन है वो बढ़ने लगता है और घनत्व कम होने लगता है। ये जल का मतलब एक अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसी से 2-3 चीज़ें निकल के आई हैं। क्या, तो जल का आयतन न्यूनतम कब होता है, जल का आयतन
न्यूनतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, तो ये होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसका जो घनत्व होगा ये अधिकतम कब होगा, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो ये भी होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, यानी बर्फ़ का आयतन क्या होता है, जल से ज़्यादा होता है। ये स्टेटमेंट के रूप में याद रखिएगा, बर्फ़ का आयतन जो होगा वो जल के आयतन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और बर्फ़ का घनत्व जो होगा वो जल के घनत्व से कम होगा। यहाँ पे ये भी नोट कर दीजिए, बर्फ़ का जो घनत्व होगा वो जल के घनत्व से क्या होगा, कम होगा। तो आयतन के केस में वो ज़्यादा हो जाएगा और घनत्व के केस में वो कम हो जाएगा। मतलब एक फैक्ट है, इनको याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी जो गलनांक है और जो क्वथनांक है, दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर मान लिया मेटल में कोई अशुद्धि मिली है तो उस पर फिर गलनांक और क्वथनांक का प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, गलनांक में अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा गलनांक उसका, और अगर किसी वस्तु पे दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अशुद्धि है वस्तु में कुछ तो उसका गलनांक क्या होगा, कम होगा, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यानी क्वथनांक होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। आप सभी जानते हैं गुप्त ऊष्मा क्या होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा क्या होती है, वही पदार्थ की लेटेंट हीट होती है। L=Q/m होता है, और इसकी जो यूनिट होती है जूल प्रति किलोग्राम या फिर कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि 1 ग्राम बर्फ़ को वाष्प में बदलने के लिए जो मतलब उसकी गुप्त ऊष्मा होती है वो कितनी होगी, तो 80 + 100 + 540 बराबर 720 कैलोरी ये लगेगी। ये फैक्ट याद रखिएगा। 80 मतलब ये कि बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा है, 100 मतलब जो ताप बढ़ाने के लिए गुप्त ऊष्मा यूज होगी वो, और जो पानी अगर मान लिया बॉयल हो रहा है उसको वाष्प में बदलने के लिए जो गुप्त ऊष्मा होगी वो 540 होगी। टोटल मिला के 720 कैलोरी जो ऊष्मा होगी उसका यूज होगा 1 ग्राम बर्फ़ को वाष्प में बदलने के लिए। ये पूरा लेटेंट हीट इसका यूज होगा। इसके बाद है वेपोराइजेशन। आप सभी जानते हैं वेपोराइजेशन के बारे में कि मतलब अगर किसी द्रव की खुली सतह पर द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाना, यही क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है। और इसका कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, जो उदाहरण हैं जो आपको जानने चाहिए। देखिए, शरीर से पसीना सूखने के दौरान वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा त्वचा से प्राप्त की जाती है, जिससे शरीर को ठंडा रखने में मदद मिलती है। अब कूलर की बात करें तो कूलर में हवा जो होती है वाष्पीकरण के कारण ही ठंडी होती है। तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो मिट्टी के घड़े या सुराही में जब पानी रखा जाता है तो जो पानी होता है वो ठंडा किस लिए होता है, वो वेपोराइजेशन के कारण ही ठंडा होता है। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर व्यवहारिक उदाहरण थे जो कि वेपोराइजेशन से रिलेटेड थे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चालन है, संवहन है और विकिरण है। देखिए, चालन क्या होता है, चालन का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के भिन्न भिन्न भागों का ताप क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे कण होते हैं, तो एक कण ये गर्म होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो जो मतलब एक हीटिंग ट्रांसफ़र होगा वो एक मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा या चालन के थ्रू होगा। इसी को हम कहते हैं कंडक्शन या फिर चालन। ठीक है, अब इसके अगर आप कुछ व्यवहारिक उदाहरण देख लें तो मतलब ये होता है कि सर्दियों में मान लिया लोहे तथा लकड़ी की अगर कुर्सियाँ बनी हैं तो आप लोहे की कुर्सी छुओगे तो आपको बहुत ठंडा लगेगा, लकड़ी की कुर्सी छुओगे तो आपको थोड़ा कम ठंडा लगेगा। अब इसमें कारण ऐसा क्यों होता है, तो लोहा क्या होता है, लोहा सुचालक होने के कारण हमारे शरीर से जो ऊष्मा होता है वो संचरण आसानी से कर लेता है, इसी वजह से वो ज़्यादा ठंडा फील होता है। लकड़ी नहीं कर पाता, लकड़ी कुचालक होता है ऊष्मा का, इस वजह से ये ठंडा गर्म फील होता है हमें। ठीक है, अब मान लिया शीत ऋतु में अब एक मोटा कंबल ओढ़ने की अपेक्षा अगर आप 2-3 पतले पतले कंबल ओढ़ें तो आपको ठंडी कम लगेगी। क्यों, ऐसा क्यों है भाई, तो वायु जो होता है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, इसी वजह से 2-3 जो लेयर होती है उनको जब क्रॉस करेगी तो हवा थोड़ा कम अंदर जाएगी और मोटे कंबल की अपेक्षा एक ही बार हवा उसको क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे कंडक्शन के। इसके बाद है संवहन यानी कन्वेक्शन। तो संवहन क्या होता है, तो देखिए, द्रव तथा गैस में अणु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसमें क्या होता है कि पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने लगते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन या संवहन। अब संवहन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल कन्वेक्शन होता है, दूसरा फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। अगर इसके आप कुछ व्यवहारिक उदाहरण देख लें तो जो अर्थ है ना, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कन्वेक्शन के द्वारा ही गर्म होता है, बेसिक सा एग्जाम्पल है। या फिर जो मान लिया मोटर कार में रेडिएटर लगे होते हैं या शीतलन तंत्र लगे होते हैं, वो भी इसी संवहन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं।
ठीक है। तो ये तो दोनों ऐसे हो गए जिसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है रेडिएशन। तो ऊष्मा स्थानांतरण की ये एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी गर्म वस्तु से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, वो गति करती रहती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर इसका आप देखें तो सूर्य की ऊष्मा जैसे कि पृथ्वी तक पहुंचती है, तो कैसे पहुंचती है वो रेडिएशन के थ्रू ही पहुंचती है ना। तो ये बेसिक कुछ इसके एग्जाम्पल थे। तो ऊष्मा स्थानांतरण, चालन, संवहन और विकिरण कैसे कैसे होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से। इसमें आप एक दो चीज़ें और देख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इससे तो डायरेक्ट नहीं पूछे गए, लेकिन इससे जो एप्लीकेशन है वो पूछे गए हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इससे प्रश्न पूछे गए हैं। इसका डेफिनेशन अगर कहें तो किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पर होता है, बाकी जो शेष बचता है वो किस पे काम करता है, वो उसके परिवेश पर टोटल काम करता है। और ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की ही अभिव्यक्ति है। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही मतलब इससे रिलेटेड, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है तो ये इसी से रिलेटेड है, या फिर रेफ्रिजरेटर हीट पंप है, वो सारा इसी के एप्लीकेशन पे काम करता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से। देखिए मतलब प्रश्न जो हैं ऐसा नहीं कि इनसे नहीं पूछे जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे बेसिक सा प्रश्न है, ये छोटा सा एक प्रश्न है, यही आया हुआ था, है ना। और अगर फिजिक्स का एक और देखें तो हमने मैकेनिक्स में जो देखा था, एक एवरेज वेलोसिटी पूछा था 2v1v2 अपन v1 प्लस v2, ये प्रश्न भी मतलब फिजिक्स से ही पूछा गया है। बीपीएससी में आप जाएंगे तो ओम के लॉ से जो रेजिस्टेंस को निकाल के पूछा गया था कि रेजिस्टेंस में कैसे क्या होता है। तो देखिए जो प्रश्न होते हैं वो इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत हाई फाई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ये है कि हमें उनके बारे में चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कैसे होता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है लेटेंट हीट के बारे में, तो लेटेंट हीट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसका यूनिट क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए, है ना। तो प्रिपरेशन में यही सारी चीज़ों का बेसिक ध्यान देना पड़ता है। ऐसा कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं पूछ ली जाती है कि सामान्यतः बुकों में मिले ही ना वो। चलिए इसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है तरंग, वेव्स। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, सरल टॉपिक है। देखिए वेव्स क्या होती हैं कि किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले डिस्टरबेंस को क्या कहा जाता है, उसी को तरंग कहा जाता है। यानी जो ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले बिछोभ जिसको कहते हैं, ठीक है, तो बिछोभों को ही क्या कहा जाता है, उनको वेव्स कहा जाता है। अब जो तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है यांत्रिक तरंगे और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे अगेन टू पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक होता है अनुप्रस्थ, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ का मतलब ये है कि संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं ये, ठीक है, यानी संचरण की दिशा में ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, तो इनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ वेव्स। ठीक है। जैसे कि जल तरंगे हैं उनका उदाहरण, या फिर आप कह सकते हैं जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो भी एक अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं कि जो इसके माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे वो कंपन करते रहते हैं। ठीक है। तो ये सारा दोनों का डिफरेंस था अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। अब जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो क्या होती है, तो वही भूकंप के कारण पृथ्वी की तहों में संचारित होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये कई टाइप की होती हैं, पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं और एल तरंगे हैं। ये सारी तरंगे होती हैं, जियोग्राफी में आपने इनको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि जो पॉइंट ऑफ वेव्स क्या होता है और सारी चीज़ों को। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ लिख दीजिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता ना हो, वो वहाँ पे ट्रैवर्स करती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। और यांत्रिक तरंगों के लिए तो जाहिर सी बात है भौतिक माध्यम की आवश्यकता के बिना ये चल ही नहीं पाएंगे, है ना। अब इसके उदाहरण में गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, दृश्य प्रकाश है, अवरक्त किरणें हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं और फिर रेडियो तरंगे। ये सारी कैसी तरंगे हैं, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है। तो जो गामा तरंगे होती हैं उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, 10⁻⁻16 मीटर से ले करके 10⁻10 मीटर तक का होता है। इनका उपयोग वही
चिकित्सा में जो मतलब कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए गामा रेज का यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक्स रेज है, तो एक्स रेज की जो मतलब वेवलेंथ होती है वो 10 के पावर माइनस 13 मीटर से लेकर के 10 के पावर माइनस 8 मीटर तक होती है। ठीक है, इनका भी उपयोग वही मतलब चिकित्सा के रूप में होता है और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे कि हम एक्सरे कराते हैं तो वही सारी वेव्स इसमें काम करती हैं। एक्स किरणों के उत्पादन की सामान्य विधि किसी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो है अल्ट्रावायलेट वेव्स यानी पराबैंगनी किरणें। इनका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 6 × 10 के पावर माइनस 10 मीटर से लेकर के कितना 4 × 10 के पावर माइनस 7 मीटर तक होता है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रे ये होती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, ए होता है, बी होता है और सी होता है। तीनों की जो वेवलेंथ होती हैं अलग अलग होती हैं, जिसमें से अल्ट्रावायलेट ए जो है वो अर्थ पे पहुंचता है और अल्ट्रावायलेट बी और सी थोड़ा डेंजरस होते हैं, ये अर्थ पे बहुत कम आ पाते हैं, वैसे नहीं आते हैं। इसके बाद अगर आप देखें कि अल्ट्रावायलेट रेज़ का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज़ का यूज किया जाता है। इसके बाद फिर है विजिबल लाइट रेट्स यानी दृश्य प्रकाश तरंगे। ठीक है, तो दृश्य पर जो प्रकाश तरंगे होती हैं ये मतलब हमारे नेत्र नीले रंग के प्रति लगभग ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। नीले रंग के प्रति जो हमारी आँखें होती हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4 × 10 के पावर 14 से लेकर 7 × 10 के पावर 14 तक की इनकी आप कह सकते हैं कि वेवलेंथ होती है। ठीक है, इनका जो आवृत्ति परास होता है वो ये सारा होता है। ठीक, इसके बाद है अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड्स। तो अवरक्त तरंगों में कभी कभी इनको मतलब ऊष्मा तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ऊष्मा तरंग के नाम से भी इनको जाना जाता है, किसको, जो इंफ्रारेड होती हैं। अब इंफ्रारेड का भी मतलब यूज काफ़ी होता है कि उपग्रह में इसको लगाए जाते हैं और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, जैसे कि जो टीवी का रिमोट होता है तो टीवी के रिमोट में इन सब चीज़ों का अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। इसके बाद है सूक्ष्म तरंगे, तो ये लघु तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगे इनको कहा जाता है और ये रडार प्रणाली में यूज होती हैं। ठीक है, और माइक्रोवेव ओवन में भी इनका यूज किया जाता है। मोबाइल फ़ोन के वाईफाई में भी इनका प्रयोग किया जाता है, किसका, तो माइक्रोवेव्स का। ठीक है, देखिए यही सारी प्रश्न छोटे छोटे करके पूछे जाते हैं फिजिक्स में। इसके बाद है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स क्या होती है कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में जो रेडियो तरंग होती है उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, और ख़ास तौर पे AM है, FM है, TB है, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। तो रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे दोनों का प्रयोग किसके लिए होता है, तो दोनों कम्युनिकेशन मीडियम के लिए यूज होती है, यानी संचार के लिए दोनों का यूज किया जाता है। इसके बाद फिर एक कॉस्मिक रेज है, तो ये तो खैर विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण होती हैं। ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, तो वो कॉस्मिक रेज होती हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का पार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो आई होप इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। इनको इतना ही रखिए, इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद फिर साउंड यानी ध्वनि के बारे में देखते हैं। तो ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो कि वेव्स के रूप में घूमता है इधर उधर यानी संचारित होता है, उसी को तो हम साउंड कहते हैं। और साउंड के लिए क्या होगा, एक मीडियम की आवश्यकता होगी, विदाउट मीडियम साउंड इज नॉट पास्ट। तो ये 3 टाइप का होता है, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। ठीक है, यानी इंफ्रासोनिक वेव्स और ऑडिबल जो वेव्स होती हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंग्लिश भी जानते रहिए। तो ये जो होगा ये 20 हर्ट्ज से क्या होगा कम, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी। ठीक है, और जो ऑडिबल वेव्स होगा वो 20 हर्ट्ज से लेकर के कितना होगा 20,000 हर्ट्ज तक का होगा, ये आदमी सुन सकता है। और अल्ट्रासोनिक का जो होगा ये भी आदमी सुन नहीं पाएगा, तो ये 20,000 हर्ट्ज से भी एबव होती हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों की अगर बात करें तो गाल्टन की सीटी, जिसको हम साइलेंट विसिल भी कहते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। और इस सीटी का जो उपयोग है वो कुत्तों के प्रशिक्षण में किया जाता है, किसका, जो गाल्टन की सीटी होती है और उसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। ठीक है, अब अगर आप इनके कुछ एप्लीकेशन देखें तरंगों के बारे में कि कौन कौन सी तरंगें किस किस चीज़ में यूज होती हैं, तो देखिए समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए अंदर जो नौवहन पनडुब्बियाँ होती हैं उसमें सोनार जो होता है वहाँ पे पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। जो कीमती कपड़े हैं, वायुयान है, घड़ियाँ, इनसे जो धूल हटाई जाती है उसके लिए फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। और जैसे कि फिर अल्ट्रासाउंड मशीन है, इकोकार्डियोग्राफी है, सोनोग्राफी है, अल्ट्रासोनोग्राफी, इन सब चीज़ों में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज़ किया जाता है। कीड़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, छिपी वस्तुओं को खोजने के लिए किया जाता है। और जो दरवाजे होते हैं, स्वचालित दरवाजे होते हैं, वहाँ भी
मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज किया जाता है, और कभी कभी पानी को गर्म करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। तो ये सारे परासर तरंगों के एप्लीकेशन हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि जो साउंड की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। विदाउट जो मीडियम होगा पॉसिबल तो नहीं है साउंड, लेकिन अगर मान लिया एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में जो साउंड की स्पीड क्या होगी, आयरन में साउंड की स्पीड क्या होगी, नॉर्मल अगर वाटर है वहाँ पे साउंड की स्पीड क्या होगी, इस तरह से। तो इसको हम 2-3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। पहला ठोस है, और दूसरा जो है वो द्रव है, और तीसरा गैस है। अब इसमें आप इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो ठोस में सबसे ज़्यादा जो होगा वो एल्यूमिनियम में होगा। तो एल्यूमिनियम में लगभग 6500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगी। और द्रव की अगर बात करें तो जो समुद्री जल होगा, समुद्री जल में सबसे ज़्यादा होती है। और अगर गैस में देखें आप तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। ये जो है एक मतलब नॉर्मल स्टेज पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात मैं कर रहा हूँ। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ पे जो स्पीड है साउंड की वो भी बदली जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा, घनत्व का प्रभाव क्या पड़ेगा, और आर्द्रता का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव होगा कि अगर मान लिया किसी मीडियम का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें जो ध्वनि की चाल होगी वो क्या होगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। अगर ध्वनि का क्या कहते हैं, अगर माध्यम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने बढ़ाया तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखें प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो अगर ताप समान है तो मतलब जो प्रेशर का है उस पर साउंड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर अगर कंस्टेंट होगा तो। इसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें तो घनत्व जो है, तो ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है, कम ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर हम देखें आर्द्रता पर जो होगा वो साउंड का क्या प्रभाव होगा, तो जलवाष्प का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वायु में जब आर्द्रता बढ़ती है, जब आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इसलिए पानी वानी बरसा रहता, कोई कुछ आवाज़ देता तो काफ़ी दूर तक जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इसके लक्षण हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी ध्वनि के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। तीव्रता या प्रबलता, जिसको इंटेंसिटी या लाउडनेस कहते हैं। उसके बाद फिर तारत्व है, उसके बाद फिर टिम्बर यानी गुणता है। एक एक के बारे में छोटा छोटा हम समझ लेते हैं। देखिए, किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, यानी जो ऐसी ध्वनि जो कि कानों में सही जा सके। अब यहाँ पे एक चीज़ जो अक्सर पूछी जाती है, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, अगर साधारण बातचीत है, साधारण बातचीत, तो इसके लिए जो मतलब तीव्रता होगी वो 30 से 40, और ज़ोर से अगर बातचीत कोई कर रहा है तो उसके लिए ध्वनि की तीव्रता 50 से 60 हो जाएगी, डेसिबल है। और इसके बाद अगर मान लिया मोटर चल रहा है, विद्युत मोटर चल रहा है, तो उसके लिए 110 डेसिबल हो जाएगा। सायरन है तो सायरन के लिए फिर 110 और 120, और उसके बाद फिर जेट अगर उड़ रहा है तो उसकी जो ध्वनि होगी वो 140 से 150, और उसके बाद फिर यंत्र है, कारखाने कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पे 100 से लेकर 120 तक का होगा ये। ठीक है, तो ये कुछ ध्वनि की तीव्रता है, डेसिबल है, इन सारी चीज़ों में इसको मापा जाता है। देखिए, डेसिबल जो होता है वो बेल का 10वां भाग होता है, और इसी में हम जो ध्वनि होती है इसकी माप करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, इसको हम कहते हैं तारत्व। तो किसी ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसको हम कहते हैं तारत्व। अब तारत्व के कारण ही ध्वनि मतलब या तो मोटा होगा, या ध्वनि का मतलब जो ध्वनि फील करने वाला वो या तो मोटा होगा या फिर तीक्ष्ण होगा काफ़ी, जो कि मतलब कभी ऐसा लगता है कि कानों में सहा नहीं जाता, तो वो सारी चीज़ें वो उसका तारत्व डिसाइड करता है। ठीक है, इसके बाद फिर है गुणता या टिम्ब्रे। तो ध्वनि का वह लक्षण जो समान प्रबलता और तारत्व की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायक होता है, उसको हम कहते हैं गुणता, जिसको कि टोन कहते हैं। अगर मान लिया कोई हारमोनियम बज रहा है तो उसमें अलग अलग टोन आपको सुनाई देगी, तो वो हमें जो सुनाई देती है वो गुणता की वजह से अलग अलग इसको सुनाई देती है। इसके बाद है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि तरंग स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक को तरंग की आवृत्ति क्या होता है, बदली हुई प्रतीत होती है। तरंग की आवृत्ति में इस आभासी परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, इसको डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। देखिए, अगर आप इसको उदाहरण से समझें
तो मान लिया जो ट्रेन है वो सीटी बजाते हुए जब आती है तो उसकी ध्वनि क्या होती है, तीक्ष्ण सुनाई पड़ती है, और जब ट्रेन दूर चली जाती है तो वो जो आवाज़ होती है सीटी की वो थोड़ा मोटी प्रतीत होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो कि ध्वनि का परावर्तन इसको कहते हैं। ठीक है, यानी किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस आना ही उसको क्या कहा जाता है, उसको परावर्तन कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ऑप्टिक्स यानी प्रकाश में भी यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो वापस आना मतलब ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। अब ध्वनि तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोध की आवश्यकता होती है। जैसे मान लिया पहाड़ है, दीवार है, आप बोलेंगे तो वापस आ जाएगा। तो इसमें आती है दो चीज़ें, एक तो इको होता है और एक होता है अनुरणन। तो इको का मतलब ये है कि भाई ध्वनि का परावर्तन जो है वो मूल ध्वनि के कितने समय बाद सुनाई देगा, है ना। तो जो मस्तिष्क हमारा होता है वो ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए किसी परावर्तक पृष्ठ की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं पहले। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक पृष्ठ की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अब मतलब कि ध्वनि की जो चाल है वो कितनी है, 346 मीटर प्रति सेकेंड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं बता रहा हूँ आपको। और ध्वनि द्वारा वायु 0.1 सेकेंड में चली गई दूरी, तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 17.3 मीटर आएगा, यानी 17 मीटर के आसपास होनी चाहिए न्यूनतम दूरी, तो आपको ये सुनाई देगा। ठीक है, इसके बाद जैसे चमगादड़ है, मतलब जो अंधकार होता है वहाँ पे ये कौन सी ध्वनि उत्सर्जित करते हैं, तो पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करके ही अपनी सारी चीज़ों को सर्च कर पाते हैं। इसके बाद है अनुरणन। इसका मतलब होता है कि किसी हाल में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने के उपरांत भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना उसका अनुरणन कहलाता है। ठीक है, और वह समय जिसके दौरान यह ध्वनि सुनाई देती रहती है वो उसका क्या होता है, वो अनुरणन काल होता है। अब मान लिया किसी हाल का जो अनुरणन काल है वो 0.8 सेकेंड है, तो वक्ता द्वारा अगर मान लिया जो भाषण दिया जा रहा है वो करेक्ट जो लोग सुन रहे हैं उनको स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। इसीलिए मतलब जो ऑडिटोरियम हॉल होते हैं वहाँ पे पर्दे लगाए जाते हैं जिससे कि ये सब सारी चीज़ें अराइज ना हो। इसके बाद ध्वनि का अपवर्तन। तो ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं और अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, इसी को कहा जाता है क्या, उनका अपवर्तन कहा जाता है। अब अगर आप उदाहरण देखें तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही जो ठंडी रातें होती हैं वहाँ पे ध्वनि दूर तक जाती है ना, और दिन में जो वो आवाज़ होती है, साउंड होता है, वो कम दूरी तक जाता है। तो ये ध्वनि का अपवर्तन का ही कारण है। इसके बाद है ध्वनि का अनुनाद। तो ध्वनि का अनुनाद मतलब किसी वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति जब कार्यरत आवृत्ति बल के आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो मतलब कंपन का आयाम अधिकतम हो जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। इसके बाद फिर ध्वनि का व्यतिकरण है, यानी इंटरफेरेंस। तो जब दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में संचरित होते हुए किसी बिंदु पर मिलती हैं तो ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण वहाँ से हो जाता है, यानी ये फैल जाती हैं चारों तरफ, इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। और इसके बाद फिर लास्ट में है इसका ध्वनि का विवर्तन, मतलब ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं तो अवरोध के किनारों से मुड़ के, जैसे मान लीजिए यहाँ से टकराई और ये ध्वनि तरंगे जा रही हैं तो ये ऐसे ऐसे करके किनारों से मुड़कर आगे बढ़ती हैं, और इसी परिघटना को क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे साउंड से रिलेटेड जो कि आपको जानने चाहिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो कि है ऑप्टिक्स। अब प्रकाश के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग रूप में संचारित होने वाली एक ऊर्जा है और जो वस्तुओं को क्या बनाती है, दृश्यमान बनाती है, आप सभी जानते हैं। अब इसमें जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम होते हैं वो होता है वी, बी, जी, वाई, ओ, आर। ठीक है, अब इसमें सबकी पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य है। तो जो वी का तरंग दैर्ध्य है वो है कितना, 1-2 लिख देता हूँ, 380 से लेके 450, और आर का जो है वो 620 से लेके 750। यानी जो रेड कलर है उसका सबसे ज़्यादा होगा प्रकाश स्पेक्ट्रम, और जो बैगनी कलर होगा उसका प्रकाश जो स्पेक्ट्रम होगा वो कम होगा। ठीक है, इसके बाद प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। हम जो जानते हैं 2.99 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको माना जाता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये कहाँ माना जाता है, ये निर्वात में है प्रकाश की चाल। ठीक है, अब अगर पानी में आप जाओगे तो पानी में आपको मिलेगा 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे ही कांच में अगर आप देखोगे जल की प्रकाश की चाल कितनी है, तो वहाँ पे 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश की चाल है। अब सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश
कितना समय लेता है आप सभी लोग जानते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना टाइम लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, इसके बाद फिर प्रकाश का परावर्तन है। मतलब ये कि प्रकाश किसी अगर चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वो फिर से दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यही दो तीन कंसेप्ट निकल के आते हैं। एक तो जो प्रकाश की किरण पड़ रही है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो मुड़ के उधर जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में अवलंब होता है, और इसको हम कहते हैं क्या, आपतन कोण, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, और ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। इसी बेसिस पे मतलब जो परावर्तन के नियम आते हैं वो निकाले जाते हैं कि परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। इसके बाद फिर प्रकाश का अपवर्तन, वो सारी चीज़ें आपने पहले देख रखी हैं। जैसे साउंड के केस में अपवर्तन कैसे होता है, ऐसे इसमें भी होता है, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें पूछने वाली हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी और डिटेल में आपको पढ़ना हो तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों के उपयोग के बारे में पूछा जाता है। उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण के उपयोग में मतलब जैसे कि टार्च है, सर्च लाइट है, और वाहनों के हेडलाइट्स में जो प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने में अवतल दर्पणों का यूज होता है। और सेविंग जो मिरर्स होते हैं वहाँ पे अवतल दर्पणों का यूज होता है। जो मतलब दांत विशेषज्ञ डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों को बड़ा देखने के लिए भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और जो मतलब सौर भट्टी होती है वहाँ भी परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का ही यूज होता है। ऐसे ही उत्तल दर्पण के बारे में अगर आप देखें तो वाहनों के जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और वाहन के अंदर जो मतलब होता है शीशा, वो होता है वो सामान्य दर्पण होता है। और बाकी बाहर के दोनों किनारों पर जो होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जो कि साइड व्यू मिरर होते हैं। ठीक है, स्ट्रीट लैंप्स जो होते हैं वहाँ पे भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो प्रकाश होता है उसको फैला देता है उत्तल दर्पण, और जो अवतल दर्पण होता है वो जो रेज होती हैं उनको सिकोड़ देता है, यानी कम में कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे इसके बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी यहाँ पे। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इसमें देखिए एक प्रिज्म की सहायता से आप सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। जो चीज़ें पूछने वाली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये जो लाइट जाएगी सबसे ऐसे ऐसे निकल के आएगी, तो ये 7 कलर निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मतलब कम विक्षेपित होगा वो होगा रेड कलर, और सबसे ज़्यादा जो विक्षेपित होगा वो कौन सा होगा, वो होगा बैंगनी कलर। ये याद रखिएगा, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज़्यादा होता है, और अपेक्षाकृत सबसे कम विक्षेपित होता है, यानी सबसे कम विचलित होता है। और बैंगनी का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है, और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा विचलित होता है। ये ROARO 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा विक्षेपण बैंगनी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, और वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसका विक्षेपण सबसे कम होगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे रेनबो के बारे में देखते हैं। तो सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण कर दिया जाता है, और अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सारी चीज़ों के प्रभाव से फिर हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। देखिए, इंद्रधनुष जो है वो सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है। ठीक है, और दोपहर के समय इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है कि एक साथ दो इंद्रधनुष बनते हैं, जिसमें से एक क्या होगा, चमकीला होगा, तो दूसरा पहले से मतलब धुंधला होगा जो पहला बना हुआ। और चमकीले इंद्रधनुष को क्या कहा जाएगा, प्रारंभिक इंद्रधनुष। इसमें लाल रंग जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और धुंधले में जो होगा उसको द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाएगा, और इसमें लाल रंग अंदर की तरफ होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं, इनको सब थोड़ा सा ऐसे ही याद रखा करिए। इसके बाद फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब वो सब पहली चीज़ें आपने पढ़ी हैं। इसका अगर मैं एप्लीकेशन देखूं यहाँ पे, तो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना वो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण होता है। जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई देना वो भी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। और जो CD होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, पहले होती थी, तो ये भी जो कलर्ड फुल दिखाई देता है तो वो भी प्रकाश के व्यतिकरण के ही कारण होता है। इसके बाद प्रकाश का विवर्तन है। विवर्तन के बारे में आपने पहले ही साउंड में देखा ही कि डेफिनेशन तो सेम है, उसमें ज़्यादा कोई है नहीं, कि प्रकाश तरंगों के संचरण मार्ग में प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का अवरोध आने पर प्रकाश तरंगे अवरोध के किनारे से मुड़कर आसानी से आगे संचरण करती हैं, और इसी को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अत्यधिक कम होता है, इसलिए बड़े अवरोधों द्वारा प्रकाश को रोक लिया जाता है, वो क्रॉस नहीं कर पाती हैं। इसके बाद फिर प्रकाश का प्रकीर्णन है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका जो एप्लीकेशन है
कि देखिए प्रकीर्णन के कारण ही दिन में आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और वही अंतरिक्ष में अगर आप देखें आकाश का रंग तो आपको क्या दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया एक बार। और समुद्र का जो रंग नीला होता है वो भी प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ये सब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट हैं, और ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए। अगर आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगे। देखिए खतरों के जो संकेत होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, यानी वो ज़्यादा स्कैटर नहीं करेंगे, और ज़्यादा स्कैटर नहीं करेंगे, ज़्यादा फैलेंगे नहीं, तो ज़्यादा दूर तक का वो स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे इसके बारे में। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आ जाते हैं कभी कभी परीक्षाओं में। इसके बाद फिर प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो वो अनुप्रस्थ टाइप की होती है, और मतलब संचरित हो रही प्रकाश तरंगों के संबंध में विद्युत क्षेत्र सदैव तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होता है। इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको जाननी चाहिए। अब प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं के कारण क्या क्या हैं, इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना, तो हीरे का चमकना जो है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और जो मरीचिका रेगिस्तान में दिखाई देती है तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। और वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये क्या है, ये अपवर्तन है। और आकाश से समुद्र का नीला दिखाई देना, ये प्रकीर्णन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, ये क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। और साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखाई देना, तो ये व्यतिकरण के कारण है, अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इंद्रधनुष का दिखना ये क्या है, तो इंद्रधनुष का दिखना जो है ये कई घटनाओं का मिश्रण है। जैसे कि ये वर्ण विक्षेपण से भी होता है, और परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारी चीज़ें इंद्रधनुष में यूज होती हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, ये किसके लिए, ये अपवर्तन इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो आपको जानने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है विद्युत धारा और विद्युत चुंबकत्व। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, और अतिचालक क्या होता है। कई बार प्रश्न पूछे गए। तो कंडक्टर मतलब जिससे जो आवेश होता है वो सरलता से प्रवाहित हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर यानी चालक। चांदी क्या है, सबसे अच्छा विद्युत सुचालक है। और उसके बाद है अचालक यानी नॉन कंडक्टर, जिनसे जो मतलब आप कह सकते हैं कि आवेश सरलता से प्रवाहित न हो, उन्हीं को हम अचालक कहते हैं, जैसे कि अभ्रक है और शुद्ध अशुद्ध जल है, ये सारे हैं। इसके बाद फिर सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर, तो इनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक इनके दोनों के बीच की होती है, इन्हीं को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, सेलेनियम, ये सारे क्या हैं, ये सब अर्धचालक हैं। उसके बाद आता है सुपर कंडक्टर यानी अतिचालक। तो विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाले जो विशेष पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं। और इनमें जो विद्युत धारा का के प्रति प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, यानी कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अतिचालक कहा जाता है। यानी कोई भी, यहाँ तीनों में रेजिस्टेंस काम करेगा लेकिन अतिचालक में नहीं करेगा। और ये हमेशा 2-3 मेटल से। के बाद है इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। और ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। ठीक है, कभी कभी छोटा मोटा ये भी पूछ लिया जाता है। तो आई बराबर क्या होता है, Q/T, यानी आई मतलब करंट, और Q का मतलब जो आवेश होता है, और T का मतलब जो समय होता है, ये सब है। इसके बाद इसमें प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और दिष्ट धारा क्या होती है। तो मतलब जिसमें किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाती है, उसको हम कहते हैं AC यानी अल्टरनेट करंट। और जिसमें प्रवाह की दिशा सदैव एक सी बनी रहती है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसीलिए इसमें कहते हैं डायरेक्ट है, अल्टरनेट नहीं हो रहा है, यानी रुक के नहीं आ रहा है या उल्टा नहीं हो रहा है ना। तो AC से DC प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए रेक्टिफायर का यूज होगा। AC से अगर DC आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए रेक्टिफायर का यूज होगा, और DC से अगर आपको AC प्राप्त करना है तो क्या करोगे, तो फिर इन्वर्टर का यूज होगा, सभी के घर में लगा रहता है। ठीक है, ये दोनों बेसिक डिफरेंस उसको याद रखिएगा। इसके बाद है ओम का जो नियम है, इससे रिलेटेड BPSC में इस बार प्रश्न पूछा गया था। इन्होंने कहा था कि अगर मान लिया टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी ताप स्थिर रहे, तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी I जो है वो तार के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, और V = I/R। यहाँ पे R क्या है, तो R एक कांस्टेंट है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो आप जानते ही हैं
कि प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ओम के नियम से ही निकाला जाता है, आर की क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी। इसके बाद फिर प्रतिरोधों का समायोजन, आप जानते हैं श्रेणी क्रम में होता है, समानांतर क्रम में होता है। तो जो श्रेणी क्रम में होता है इस संयोजन में प्रत्येक जो प्रतिरोध होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि मान लिया यहाँ पे इस तरह से ऐसे जुड़े होंगे ये, है ना। और जो समानांतर क्रम में होंगे तो वो कैसे जुड़े होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से जुड़े होंगे। जो घरेलू उपकरण होते हैं उनको किस में जोड़ा जाता है, वो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और जो सजावटी लड़ियाँ घर में लगाई जाती हैं शादी वादी में, वो जो होती हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ी जाती हैं। मतलब इसलिए ऐसा होता है कि एक बल्ब भी खराब होने पर जो परिपथ टूट जाता है और सारे बल्ब क्या होते हैं, बुझ जाते हैं। श्रेणी क्रम में ऐसा होगा, लेकिन समानांतर क्रम में ऐसा नहीं होगा। इसके बाद कमर्शियल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसमें अब आप जानते हैं कि मतलब जो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये प्रश्न एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि 10 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे तक जलाए जाएँ तो प्रयोग की गई जो विद्युत है वो, जो विद्युत ऊर्जा है वो कितनी होगी। तो सिंपल आप सबका गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, यानी 1000 वाट घंटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। और बाद में 1 किलोवाट घंटा को भी क्या कहा जाता है, 1 यूनिट कहा जाता है। 1 यूनिट बिजली यूज हुई, मतलब 1 किलोवाट 1 घंटे में यूज किया गया, तो उसको 1 यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मतलब जनरलाइज आंसर हैं जो आप सभी को पता भी होंगे पहले से। इसके बाद फिर कुछ उपकरण हैं और उसमें जो धातु प्रयुक्त होती है कौन है, और उस धातु के गुण क्या क्या वो देख लेते हैं। तो हीटर है, ब्लोअर है, और इमर्शन में जो धातु होती है उसको कहते हैं नाइक्रोम, और इसका जो उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का यूज होता है, इसका अति उच्च गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है। हैलोजन लाइट्स में टंगस्टन प्लस सोडियम की मिश्र धातु लगाई जाती है, और सोडियम के कारण ही जो प्रकाश होता है वो पीला दिखाई देता है सड़कों पर। CFL है, ट्यूबलाइट है, इसमें पारा और फास्फोर का मिश्रण यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो जो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है टंगस्टन के रेजिस्टेंस से, ठीक है। लेकिन नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। तो ये दोनों फार्मूले अच्छी तरीके से समझ जाइएगा, बीपीएससी में शायद पूछा गया एक बार, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो कि विद्युत धारा और विद्युत चुंबकत्व से रिलेटेड थे, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं जो आधुनिक भौतिक है, आधुनिक भौतिकी, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है और आइंस्टीन के बारे में, ये सारी चीज़ें कभी कभी पूछी जाती हैं। तो आधुनिक भौतिकी में मतलब वही सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला यही है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, ठीक है। और प्रकाश के कारण ही उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज, इनकी जो इसकी घटना की खोज थी वो 1887 में किसने की थी, तो हेनरिच हर्ट्ज ने की थी, ठीक है। नाम आप याद रखिएगा, इन्होंने की थी। और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति। बीपीएससी में एक बार पूछा गया है इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया ये कोई पृष्ठ है और यहाँ पे मान लिया कोई भी करंट का फ्लो आया, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं हुए, तो धारा को फ्लो करने के लिए जो न्यूनतम आवृत्ति का एक आप कह सकते हैं प्रकाश यूज होता है, उसी को हम देहली आवृत्ति कहते हैं, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसी को कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि नियत न्यूनतम आवृत्ति को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है उसी को देहली आवृत्ति कहते हैं। ये यूपीएससी में भी पूछा गया और बीपीएससी में भी पूछा गया है ये, ठीक है। इसके बाद फिर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, अब इसमें प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है और उसमें जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही हमें बताया था। तो 1879 से लेकर 1955 तक का इनका पूरा टाइम पीरियड रहा। 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ये भी यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, एमपी सब जगह पूछा ही गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। 1905 में इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था और बाद में 1921 में इनको प्राइज़ मिला नोबेल का। इसके बाद है फोटोसेल। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित ऐसी युक्ति जो क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। और ये क्या होते हैं, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्रकाश संसूचक यानी जो लाइट डिटेक्टर की तरह कार्य करते हैं। अगर आप फोटोसेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखें
तो इन फोटोसेल का प्रयोग जो है वो स्वचालित नाइट लाइट्स और स्ट्रीट लैंप्स में होता है, जो मतलब ऑटोमेटिक दिन जैसे होता है वो अपने आप को बंद कर लेते हैं, और जैसे ही रात होती है वो ऑटोमेटिक मतलब जल जाते हैं। जो फायर अलार्म होते हैं या फिर जो थीफ अलार्म होते हैं, यातायात नियम तोड़ने पकड़ने, ये सारी चीज़ों के लिए भी फोटोसेल का यूज किया जाता है। और जो स्वचालित द्वार नियंत्रक होते हैं वहाँ भी इनका यूज किया जाता है, फोटोसेल का ही। इसके बाद जो सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल और वोल्टेइक सेल, इनके बारे में आप देखिए। फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है वो फोटोवोल्टेइक प्रभाव पर आधारित एक विद्युत युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसको हम कहते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। अब इसके बाद फिर परमाणु में आप आएंगे। इसमें जो मॉडर्न फिजिक्स है, तो एटम आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के क्या बनता है? न्यूक्लियन। एक बार ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें आपको मास नंबर मिलेगा, न्यूट्रॉन नंबर मिलेगा, आइसोटोप क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, न्यूक्लियाई क्या होती है, एटम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, आप इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। मास एनर्जी क्या होती है ये भी आपको पता ही होगा, आपने पहले से पढ़ रखा होगा। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें, जैसे कि रेडियो एक्टिवता है, या रेडियो सक्रियता, या रेडियो एक्टिवता। ठीक है, तो इसकी खोज किसने करी थी? तो ए एच बैकरल ने की थी। ए एच बैकरल ने 1896 में इसकी खोज की थी, और ये यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों जगह पूछा गया है। अब इसमें 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं, अल्फ़ा होता है, बीटा क्षय होता है, और गामा क्षय होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2-3 चीज़ें हैं कि जो फ्यूल होता है यानी जो ईंधन होता है उसके लिए क्या यूज होता है? तो यूरेनियम 92-235 और यूरेनियम 92-238, इसका यूज होता है फ्यूल के रूप में, यानी ईंधन के रूप में। अगर आप मंदक देखें तो मंदक कौन होगा? तो इसके लिए मंदक का यूज होता है या तो फिर भारी जल का यानी D2O का यूज होगा, या फिर ग्रेफाइट का यूज होता है, ये प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, ये मंदक की तरह प्रयुक्त होते हैं। और इसके बाद अगर इसमें देखें आपकी शीतलक, तो शीतलक क्या होता है? तो कूलेंट जिसको कहते हैं, शीतलक जो होता है उसके लिए फिर द्रवित सोडियम का यूज किया जाता है, द्रवित सोडियम का यूज ये सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। नियंत्रक छड़ जो होती हैं पावर प्लांट में, जो होती हैं वो किस धातु की बनी होती हैं? तो ये जो होती हैं कैडमियम तथा बोरान से निर्मित होती हैं, कैडमियम और बोरान से ये निर्मित होती हैं, ये जो नियंत्रक छड़ होती है। तो इनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा, प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था इसके बारे में। जो भी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की, ये एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आपस में लेके चलने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए फिजिक्स में आप इतना तैयार कर लेंगे तो आप ये समझिए कि एक तो लास्ट ईयर के आपके पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। अब फिजिक्स का अभी आप यूपी जो पीसीएस का पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें से 2 प्रश्न आए थे, और दोनों प्रश्न हमने यहाँ पे आपके दिखा दिए कि हाँ ये 2 प्रश्न इस तरह से आए। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को रखिए। ठीक है, ये आपके बेसिक जो एक बैकग्राउंड होगा वो कंप्लीट करा देंगे, फिर आप कोई भी एडवांस बुक लेके पढ़ेंगे आपको कोई दिक्कत उसी नहीं आएगी। पेपर कैसा भी आए आप उसको अच्छी तरीके से करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी ये पूरा फिजिक्स का था, इसके बाद फिर हम केमिस्ट्री को लेंगे, उसके बाद फिर बायोलॉजी को लेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और दूसरों को शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।